नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मुद्दा में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर तल्खी की। पूरे देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा और सियासत दोनों गर्मा रही है। आबादी नियंत्रण को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में 1930 से ही मुस्लिम आबादी बढ़ाने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की गई ताकि वर्चस्व बढ़ाकर इसे पाकिस्तान बनाया जा सके। भागवत ने कहा कि ऐसा करके वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए और देश का बंटवारा हो गया। सीएए एनआरसी पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन के बाद मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ाने का जो मकसद था वो कुछ मात्रा में सच हो गया। भारत का विभाजन हो गया, लेकिन वो पूरा जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। असम नहीं मिला, बंगाल आधा मिला, पंजाब आधा ही मिला। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर बहस के बीच असम में एक कदम और आगे बढ़ाकर जनसंख्या सेना के गठन का ऐलान किया गया है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जन्म वृद्धि दर को कंट्रोल करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसंख्या सेना तैयार करेगी। सेना मुस्लिम बहुल इलाकों और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले इलाकों में तैनात होगी। जनसंख्या सेना जागरूकता फैलाने और लोगों के बीच गर्भ निरोधक बांटेगी। इसके लिए सरकार 4 चपोरी क्षेत्र के 1000 युवाओं को शामिल करना चाहती है। इसके अलावा 10,000 आशा कार्यकर्ताओं की अलग फोर्स तैयार होगी, जो घर घर जाकर बर्थ कंट्रोल पर लोगों को जागरूक करेंगी। सीएम शर्मा ने कहा कि जनसंख्या नीति मुस्लिम विरोधी नहीं, गरीबी विरोधी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि पहले के मुकाबले 34% से घटकर 29% हो गई है, जबकि हिंदुओं में 19% से घटकर 10% रह गई है। वैसे जनसंख्या नीति को लेकर बीजेपी शासित राज्य ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। योगी सरकार भी जनसंख्या नीति का ऐलान कर चुकी है और यूपी की विधि आयोग ने इस पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिसमें 2 बच्चे वालों को तमाम फायदे की बात कही गई है। जनता के सुझाव भी मांगे गए हैं। यूपी के मामले में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि फिर असम जनसंख्या नीति को लेकर इतना गंभीर क्यों दिख रहा है। संघ की बात करें तो संघ की योजना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण को एक बड़ा मुद्दा बनाने की है। साल 2018 में हुए संघ के एक कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई थी। 2019 में संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर आर के सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया था। उसके बाद बीजेपी के 3 और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल भी इसी तरह का बिल पेश कर चुके हैं। सवाल यह है कि संघ और बीजेपी जनसंख्या की नीति को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं। और आज चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरे साथ कुछ खास मेहमान। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे, मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल नोमानी भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत धनंजय गिरी आपसे। धनंजय जी, संघ और बीजेपी जनसंख्या नीति को लेकर इतने आक्रामक, इतने गंभीर क्यों नजर आते हैं? इसकी मूल वजह क्या है? जो कोई भी व्यक्ति सजग होगा और समाज के हित में विचार करेगा, वो जनसंख्या को एक मुद्दा समझेगा। अब जनसंख्या सही है, लेकिन अतिरिक्त आबादी न हो जाए। हम लोग आजादी से अभी 75 वर्ष होने को आए और हम लोग लगभग 100 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त आबादी हमारी हो चुकी है। जितनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी, संसाधनों पर अतिरिक्त बढ़ता हुआ बोझ, तो आगे आने वाले समय की चुनौती है। हमारे आने वाले पीढ़ियों को हम एक सबल, समर्थ, सक्षम, संस्कृत समाज दे सकें, एक भीड़ नहीं पैदा करें। हम भीड़ तंत्र को में नहीं बदल दें समाज को, आने वाले समाज को। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे तो सबकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। और संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, वो तो बहुत वाइडर कंटेक्स्ट में कहा है। उन्होंने कहा है कि सीए एनआरसी को लेकर के किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज के लोग रुक गए, हमने उनके हितों की रक्षा की। हम लोग इस धराधाम के सभी लोग हैं, सबका डीएनए एक है, सभी एक ही लोग हैं।
किसी भी कालखंड में, किसी भी मजबूरी में किसी की पूजा पद्धति अलग हो गई होगी, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इस चीज को कहा है उन्होंने। ठीक है, अब्दुल नुमानी भी मेरे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। अब्दुल नुमानी साहब, क्या एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है आपको? हाँ, बिल्कुल महसूस होता है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये चुनावी स्टैंड को सामने रखते हुए ये सारी बातें कही जा रही है। अभी जो 2011 की जनगणना जो है उसमें 36 जो है वो जिलों में हिंदू जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यादा है, और मुस्लिम जनसंख्या दर में जो है 2% की जो है वो कमी आई है। हिंदू जो है वो 8% है और मुस्लिम जो है वो 6% है। तो मुस्लिम जन शरह वृद्धि में जो वो कमी आई है इधर जो है 1951 से अब तक जो है। तो इसीलिए ये जो है पूरा खेल जो है वो चुनावी प्रक्रिया को सामने रखते हुए ये सब बातें जो कही जा रही है, बिल्कुल ये निराधार बातें हैं। जो जनगणना रिपोर्ट है उसमें ये बात नहीं है जो मोहन भागवत कह रहे हैं। वो एन.के. बनर्जी ने तो 1901 में ये कह दिया था कि 100 साल के बाद जो है वो हिंदू खत्म हो जाएंगे भारत से, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये तो झूठ हो गया ना। तो ये जो है निराधार बातों को लेके समाज को भ्रमित करने और जो है पथभ्रष्ट बनाने का जो। पर नुमानी साहब, आपको नहीं लगता वो बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में भी एक बहुत बड़ा अवरोध है, इसे दूर करने की भी जरूरत है? ये तो इसमें रोका किसने है? इसको आप जो है प्रचार का मुद्दा क्यों बनाते हैं? आप जो है अगर देश स्तर पे या राज्य स्तर पे कुछ करना चाहते हैं तो उसको कीजिए। आप जो है हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? ये तो भारतीयों का मामला है ना, वो देश और राज्य के हित का मामला है। तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला कहाँ का जाता है? और ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है? कि 1930 के बाद जो है वो जनसंख्या बढ़ाने का जो है पूरा जो है योजनाबद्ध तरीके से जो काम हो रहा था, तो इसका आधार क्या है? अब वो क्या पढ़ते हैं, कहाँ से बोलते हैं वो, ये भी एक मुद्दा है ना। इतिहास हम लोग भी पढ़ते हैं, रिपोर्ट हम लोग भी पढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो हमें ये चीजें नजर नहीं आती जो मोहन भागवत को नजर आ रही है जो है अब जो है 2024 को लेके। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस जाति में, जिस धर्म में जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जाएगा? जहां ज्यादा है नहीं वहां पे कंट्रोल कैसा? नहीं तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आपको अगर जो है कानून बनाना है तो आप बनाइए उसको। ये जो है वो समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, वो समस्या को मुद्दा बना के जो है वो चुनाव को प्रभावित करके जो है अपने पक्ष में वोटरों को जो है वो करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब मुद्दा हो रहा है। ठीक है। सुधीर दुबे भी मेरे साथ है। तो दुबे जी, क्या जनसंख्या के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? जनसंख्या नियंत्रण असल में एक चुनावी मुद्दा है जिसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? घनश्याम जी, हम लोगों ने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से नहीं नागपुर से चलती है। और आपको याद होगा जब बिहार में विधानसभा के चुनाव थे तो उस समय भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया था आरक्षण को लेकर के, और उस बयान ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी, तमाम राजनीतिक चर्चाएं हुई थी और वोटों के ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं वो बात भी सहायक हुई थी। और अब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के जो बात केंद्र सरकार या भाजपा की राज्य सरकार नहीं कह पा रही है वो बात मोहन भागवत जी के द्वारा कही जा रही है, और निश्चित रूप से इसको चुनावी मुद्दा बना करके और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मामला चलाया जा रहा है। दूसरी बात, अभी पैनल पर बैठे हमारे दूसरे साथी कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मोहन भागवत जी जो ये बयान देते हैं, आखिर इन बयानों का आधार क्या है? ये कहाँ से ये बातें आ रही हैं? और अगर आप जनसंख्या नियंत्रण जातियों के आधार पर करना चाहते हैं तो आप खुल करके इस बात को कहिएगा, कम से कम हम लोगों को समझ में तो आए। हमने हमेशा आपकी नीयत पर सवाल उठाया है और आज भी इन बयानों से और इन सब चीजों से ये समझ में आ रहा है कि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आप इस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं।
ठीक है, तो धनंजय जी क्या करते रहिए, हम जरा काम से आए हुए हैं। ठीक है धनंजय जी, असल में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया मोहन भागवत का कहना है, और जिससे देश पाकिस्तान बन जाए। इस बयान का आधार क्या है, ये सब लोग समझना चाहते हैं, ये कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए ऐसा है, जो उन्होंने बात कही है, पहले आपको याद होगा ध्यान में कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया और फिर बंगाल का एकीकरण हुआ। उसके बाद से जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी बनाई और उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने की बात की, और हम लोग इसके पक्ष में कभी नहीं रहे। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन घनश्याम जी सत्य से इनकार आप नहीं कर पाएंगे कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। और मुझे उन्होंने कहा है कि बंगाल आधा चला गया, पंजाब आधा चला गया, सिंध पूरा चला गया, तो ये तो इतिहास का फैक्ट है। और हम 3 राष्ट्र में ही नहीं बटे हैं, हम 12 देश बटा है हमसे, 1 दर्जन। कभी कांधार में गांधार हुआ करता था और गांधार की गंधारी इस देश की साम्राज्ञी हुआ करती थी, वो भी हमारा ही हिस्सा था। अभी आपकी जानकारी पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। गांधार हमसे अलग हुआ 1919 में, सर डूरेंट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। रेड क्लिफ लाइन खींच करके पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग किया गया। तो ये तो कुछ चंद राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इस 2 नेशन थ्योरी को जो दिया, उसमें धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था। ये तो छुपी हुई कोई बात है नहीं, उन्होंने धर्म के आधार पर ही देश की बांटने की बात की थी। और चंद क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर आज छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां अपना सिक्का, अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। उनको इसके कोई मतलब नहीं कि देश रसातल में जाएगा, दूसरे की नियत पर सच कर रहे हैं। हमारे संघ के द्वितीय सर संचालक तो धनंजय जी, ये माना जाए कि इसी रणनीति का हिस्सा सीएए भी है, एनआरसी भी है, इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एनआरसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक आप मुस्लिम बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे थे, मुस्लिम के जो लोग पैरोकार बन रहे हैं, जो भारत में राजनीतिक पार्टियां या मुस्लिम धर्मगुरु बन रहे हैं, ईरान में पहला मुस्लिम कंट्री था जिसने बर्थ कंट्रोल पे कानून लाया, और उससे बड़ा अब्दुल्ला खमैनी से बड़ा मुस्लिम का पैरोकार कौन था, मुस्लिम धर्मगुरु कौन थे, वो लेके आए। और वहां के सिया की काउंसिल, सिया के उलेमाओं की काउंसिल और सुन्नी के उलेमाओं की काउंसिल, दोनों काउंसिल ने उसका सपोर्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में बर्थ कंट्रोल का जिक्र है, हदीस जबीर में अज्र का जिक्र है। तो इसका मतलब है कि बर्थ कंट्रोल को इस्लाम भी मानता है और इस्लामिक देशों ने मान्यता दी है। हमारे यहाँ जो छद्म सेकुलर जो लोग हैं, जो मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति पर अपने चंद स्वार्थों की रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें उनसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सियासत की जा रही है इस पूरे खेल में, और सियासत कर कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को राजनीति से दूर करने की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि इस मुद्दे को राजनीति से दूर किया जा सके? क्योंकि कई पार्टियों को तो काम ही नहीं चलने वाला अगर इसे दूर कर दिया। निश्चित रूप से हमने पहले भी इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी और वो सरकार तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस कानून की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इस बात का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है कि देश में इस तरह के कानून की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आंकड़े जारी हुए और उस आंकड़े में इस बात को कहा गया कि चाइना की जो बलपूर्वक जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी, और जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वो लेकर के आए उससे भी कोई काम चलने वाला नहीं है। बलपूर्वक जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो चाइना ने बनाया था वो फेल हो गया है। तो इस देश के अंदर जो है, जब लगातार सर्वे में ये बात आ रही है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का वो लगातार गिर रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जो पहले जो फर्टिलिटी रेट था उससे रेट कम हुआ है। इस तरह के कानून की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, और इस चुनाव के समय में इस कानून को लेकर के आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है। एक बात और कहना चाहता हूं घनश्याम जी, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार यह कानून लेकर के आई है, उस सरकार के 50% से ज्यादा एमएलए जो 3 बच्चे या उससे अधिक बच्चों के पिता हैं, जो कि सरासर इस कानून का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी? मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरीके से पहले अपने आप में ये कानून लागू करेगी कि जिन
कैंडिडेट के 2 बच्चे या उनसे अधिक बच्चे होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दुबे साहब बढ़ती हुई जनसंख्या क्या आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? आपको नहीं लगता कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए? ये तो एक बड़ा फैक्टर है सर। वैश्विक स्तर पे भी भारत की जो स्थिति है जनसंख्या के हिसाब से वो काफी भयानक है, डराते हैं आंकड़े। निश्चित रूप से जनसंख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है वास्तव में एक चिंता का विषय है, लेकिन एक समुदाय विशेष को टारगेट करके और इस तरीके से चुनाव के समय में लाभ लेने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए इस कानून की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, हमारा विरोध उस खेल से है। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून की आड़ में क्या खेल करने वाली है। जी ठीक है, तो यहाँ पे धनंजय गिरी साहब भागवत साहब के बयान को आगे बढ़ाएं तो वो कहते हैं कि देखिए, मुस्लिम परिवारों का भारत में सुव्यवस्थित रूप से प्रवास करना और एक खास तरीके से अपनी आबादी बढ़ाना असमी सहित विभिन्न समुदायों के लिए चिंता का विषय है। सारे राजनीतिक दल बाकी यही कह रहे हैं कि आप जनसंख्या पे बात करिए, आबादी पे बात करिए, लेकिन एक समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। लेकिन आपकी बातों से यही लगता है कि सारी जनसंख्या के लिए एक ही समुदाय जिम्मेदार है। घनश्याम जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि छद्म सेकुलर दलों को, छोटे राजनीतिक दलों को क्षुद्र स्वार्थों की बलि बेदी पर चढ़ाने के लिए जो टारगेट है वो मुसलमान है। मुसलमान इन सेकुलर नेताओं के, सेकुलर पार्टियों के पालकी उठाते उठाते मुसलमान भाइयों के कंधे छिल गए। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहली बार युगांतकारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम बच्चों के अधिकार, मुस्लिम समाज की स्थिति में सुधार के लिए कृत संकल्प है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेकर के चले। हम किसी को वोट बैंक नहीं समझते, हम देश का नागरिक समझते हैं, हम उनको देश का एसेट समझते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कम बच्चे रहेंगे तो कायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। घनश्याम जी आप खुद बताइए, क्या समाज की जरूरत नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए? और जनसंख्या का सीधा संबंध जहालत से है, वो चाहे राजनीतिक दलों की जहालत हो जरूर या फिर गरीबी की जहालत हो। तो गरीबी मिटाने की जरूरत है, अमीरी लाने की जरूरत है, सुख समृद्धि लाने की जरूरत है, उनके जीवन में भी उजाला हो, महिलाएं को अधिकार मिले, बच्चों को सही एजुकेशन मिले, समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। और बहुत सी बातें हैं घनश्याम जी जो आप समझ रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी और किसी पर्टिकुलर चीज लोगों की बढ़ती हुई आबादी किस तरह की समस्याओं को जन्म देती है, किस तरह की समस्या खड़ी करती है, इस बात की आप भी अद्यतन है। और हमारे दुबे जी भाई साहब चाहे कुछ भी कर लें, अपने राजनीतिक स्वार्थों की बलि बेदी पर, पार्टी लाइन पर जो भी बात करें, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे तो वो भी कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण समय की एक जरूरत है। और हर आदमी का जीवन स्तर अच्छा हो, इसके लिए है कि संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। ये तो एक कॉमन सी बात है घनश्याम जी, आप इसमें किसी डिबेट की जरूरत नहीं। कॉमन मैन आप खुद बता सकते हैं, यस इट इज रिक्वायर्ड, इस समय की जरूरत है और पूरी दुनिया कर रही है। इस्लामिक राष्ट्र कर रहे हैं, सारे इस्लामिक राष्ट्रों में लागू हो गया, ईरान में लागू हो गया और वहां के सारे। देखिए आपकी चिंता पूरे देश की चिंता है, लेकिन चुनाव से पहले जो आप इतने प्रखर होकर चिंतित होते हैं ना, तो सवाल उठता है फिर क्या ये पोलराइजेशन का तरीका भी है? घनश्याम जी, क्या इस देश में कोई ऐसा साल बता दीजिए जिस साल चुनाव ना होता हो? एक साल आप बता दीजिए कि इस साल चुनाव नहीं है, उस साल कर लीजिए। कब चुनाव नहीं है इस देश में? अभी पंचायत के खत्म होंगे, जिला परिषद के शुरू होंगे, जिला परिषद शुरू होंगे, विधान पार्षद के शुरू होंगे, विधान पार्षद के शुरू होंगे, एमएलए के शुरू होंगे, एमएलए के खत्म होंगे, एमएलसी के शुरू होंगे, एमएलसी के शुरू होंगे, एमपी के शुरू होंगे, एमएलसी के खत्म होंगे, राज्यसभा के चालू होंगे। नरेंद्र मोदी इसकी भी वकालत कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है घनश्याम जी, धनंजय जी मेरी जानकारी में तो 2017 में विधानसभा यूपी के चुनाव हुए थे, अब 2022 में होने जा रहे हैं, 5 साल बाद ही हो रहे हैं। आपके हिसाब से सिर्फ यूपी है, हम अखंड भारत संपूर्ण राष्ट्र केरल सर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही जा रही है ना, तो मैं यूपी की बात करूंगा और यूपी में चुनाव भी है। असम में भी अभी तो बिल आया है, असम में तो चुनाव हो गए, सरकार बन चुकी है, फिर असम में क्यों आ गया है? असम में तो कोई चुनाव नहीं है। असम में क्यों आया बताइए आप मुझे? असम में तो कोई चुनाव नहीं है, असम में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, 5 साल बाद हम विचार करते हैं। लेकिन हमारी चिंता के केंद्र में हर व्यक्ति है। राष्ट्र इदम राष्ट्राय इदम नमः, हम राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाले लोग हैं। अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है राष्ट्र की बलि वेदी पर स्वयं को समर्पित कर देना।
प्राणों की वर्तिका बनाकर स्वयं की आहुति देना राष्ट्र में हमारे लिए सर्वोत्तम है। परम भाई भावों पे ने तुम्हें धनंजय जी, राष्ट्रवाद के असल में इतने सारे सर्टिफिकेट आपने छापे हैं जो आप अपने ही नाम से खुद को बांटते रहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ रहिए, ठीक है हमारे साथ। दुबे साहब, ठीक है दुबे साहब, असल में यूपी में तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए तो चुनाव की बात है, चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, लेकिन अभी धनंजय गिरी भी कह रहे थे और एक सवाल ये भी है कि असम में भी जनसंख्या सेना बनाने की बात हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाएंगे जहां पे आबादी बढ़ी हुई है, तो गोलियां बांटेंगे, लोगों को जानकारी देंगे, तो वहां पे तो चुनाव भी नहीं है, राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है, तो फिर ये आरोप थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। देखिए उपाध्याय जी, असम की जहां तक इन्होंने बात करी है, जो असम में जो कानून का जो मसौदा आया है उसमें भी तमाम तरह की विसंगतियां हैं। और जहां तक जो है जनसंख्या नियंत्रण की बात इन्होंने कही है, तो इनका मेन मकसद जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून में केवल चुनावी फायदा लेना है। आज इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे यही कह करके तो आप पिछले 3 दशकों से हिंदुओं को डराते आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में। आप क्या कर रहे हैं? आप इसी तरह के ध्रुवीकरण से तो आप वोट ले रहे हैं। आप जो देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रवेश में हिंदुस्तान के अंदर आई है, तब से इस तरह की विषमताएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। उससे पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश में बड़े प्यार से रहता था। ठीक है सर, तो नाना करते भी ये विषय महज विशुद्ध रूप से ये राजनीति का विषय ही बन जाता है और इसी के इर्द गिर्द सारी चर्चा सिमट कर रह जाती है। ये बड़ी दुखद बात है। बहुत शुक्रिया दुबे साहब, आपका शुक्रिया धनंजय जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।